हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से हमारे सभी एयरफोर्स एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं, जिनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 18 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, 18 जनवरी से आपका एग्ज़ाम है। और जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, उसका 8th पार्ट है, उसकी 8th क्लास है, जिसमें आपको फिजिक्स, इंग्लिश और आपका मैथ जो है, तीनों का सॉल्यूशन मिलता है। फिजिक्स इंग्लिश वाला पोर्शन आपने देख लिया होगा, इंग्लिश वाला पोर्शन जो है 8th नंबर, वो मैं भी डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बताया कुछ इमरजेंसी रहती है, लाइव क्लास नहीं ले पाता हूं, लेकिन आप लोगों का कुछ लॉस ना हो किसी भी प्रकार का, इसलिए आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल जाती है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। और साथ साथ पीडीएफ भी आपको मिल रही है। क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास को स्टार्ट कर सबसे पहले आप लोग देखते हो पैसेज होता है। क्या होता है? पैसेज होता है। और पैसेज जो है, मैंने बार बार आपको बताया है, आपकी रीडिंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी रीडिंग हैबिट्स कैसी हैं, आपकी रीडिंग हैबिट्स कैसी हैं, कितना अच्छे तरीके से आप उनको रीड कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, वोकैब कितनी अच्छी है, कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आराम से आप पैसेज कर पाओगे। तो पैसेज को हम लास्ट में देखते हैं। काफ़ी इजी पैसेज है इस टेस्ट में, तो ठीक है। और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जो बाकी क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। पैसेज के आपके 4 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके अलावा जो जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। देखो, इडियम फ्रेज आपके सामने है। क्या है? इडियम फ्रेज आपके सामने है, ठीक है। और इडियम फ्रेज एग्जाम में ज़रूर मिलता है, और मोस्टली केस में इडियम फ्रेज मिल ही जाता है हर एक सेट में। तो इडियम फ्रेज को भी समझ के करना है। क्या है? समझ के करना है, उसको क्रैमिंग नहीं करना है। अगर आपकी वोकैब अच्छी है, वर्ड पावर अच्छी है, तो इडियम फ्रेज भी अच्छे से आप समझ पाओगे, कर पाओगे। कोई चीज़ आप रट के करोगे तो वो लिमिटेड हो जाती है, वो कुछ ही पार्ट आप रट पाते हो, क्रैमिंग कर पाते हो। लेकिन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, किसी प्रकार का इडियम फ्रेज पूछ सकता है, कोई सिनोनिम एंटोनिम पूछ सकता है। इसलिए अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, आपका रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स लिंकिंग मेथड से किया है, रूट वर्ड अच्छे से याद हैं, उनके ऊपर आपने काम किया है, प्रीफिक्स सफिक्स की आपके पास नॉलेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको पता है उस वर्ड का, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। वो कैब हो चाहे ग्रामर हो। और इडियम फ्रेज में वैसा ही है। टू रन अक्रॉस, क्या इडियम आपके पास है? टू रन अक्रॉस। टू रन अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, अचानक मिल जाना। आप कहीं पे जा रहे हो और आपका दोस्त आपसे 10 साल पहले पुराने वाला दोस्त अब आपको एकदम से मिल गया है कहीं पे, तो क्या बोलते हैं उसको? टू रन अक्रॉस, ठीक है। उसको बोलते हैं टू मीट बाय चांस, एकदम से मिल जाना, ऐसा होता भी है। और एकदम से आपके दोस्त आपको मिल भी जाते हैं कहीं कहीं पे, तो वही होता है टू रन अक्रॉस, टू मीट बाय चांस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपको डायरेक्शन अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा है, 20 मिनट्स आर मोर देन सफिशियंट, ठीक है। 20 मिनट्स में 2 बार एग्जाम अटेंड हो सकता है। इंग्लिश का एयरफोर्स एक्स और वाई का पेपर तो कॉमन ही होता है, ठीक है। तो आप वर्ड डायरेक्शन अच्छे से पढ़ना। वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट इन मीनिंग, मतलब सिनोनिम बताना है। लिटल जो है उसका सिनोनिम बताना है। लिटिल होता है थोड़ा, लिटिल क्या होता है? थोड़ा। और बताना है आपको क्या होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है ए और बी, यहाँ पे ऑप्शन ऐसे गिवन है जो दोनों ही आंसर हैं। ए भी इसका आंसर है और बी भी इसका आंसर है। जो ट्रिवियल होता है, जो पेटी होता है, दोनों ही सिनोनिम्स हैं, बोथ आर सिनोनिम्स, ठीक है। और भी कुछ सिनोनिम लिखना चाहो तो एक वर्ड है न्यूगेटरी। क्या आपने अगर वर्ड सुना हो? न्यूगेटरी। न्यूगेटरी का मतलब होता है मामूली, जिसकी बहुत कम वैल्यू हो, जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल ना के बराबर, जिस जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इनसिग्निफिकेंट जिसको बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं अनइम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, न्यूगेटरी, पेटी, ट्राइवियल, ठीक है। एक पेटी की आजकल कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे आप याद कर सकते हो। पेटी मतलब लोकल लैंग्वेज में या स्लैंग के तौर पे पेटी मतलब 1 लाख रुपए को एक पेटी बोल देते हैं आजकल, ठीक है। एक खोखा मतलब 1 करोड़ ऐसे बोल देते हैं। आपने हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी देखी होंगी, उनमें अगर कभी ऐसा देखा होगा, तो याद करने के लिए लिंकिंग मेथड यहाँ पे क्या होगा कि एक पेटी की कोई वैल्यू नहीं है, एक पेटी की कोई आजकल वैल्यू नहीं है, 1 लाख की ज़्यादा वैल्यू नहीं रही आज, ठीक है। तो न्यूगेटरी, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, यहाँ पे इसके दोनों ही आंसर हो जाएंगे, जो बहुत मामूली होता है, जो चीज़ बहुत ही मामूली होती है, ठीक है। और सिनोनिम लिखना चाहो इनके तो एक वर्ड है ट्रिफलिंग। एक वर्ड क्या है आपके पास? ट्रिफलिंग। और एक और सिनोनिम इसका है पाल्ट्री। क्या है? पाल्ट्री।
पार्टी जो आपने दी थी एक पेटी की, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो पाल्ट्री, ठीक है। किसी पार्टी में आप चंदा देने जाओगे, बीजेपी कांग्रेस या कहीं भी तो उस पार्टी में जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ऐसे आप याद कर लोगे। पाल्ट्री, PALTRY, ट्रिफलिंग, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ऑल आर सिनोनिम्स, ठीक है। ये और भी दोनों आंसर हैं, यहाँ पे ए गिवन है आंसर में, लेकिन आप बी भी लिख लेना आप बी भी लिख लेना इसका। नेक्स्ट, अगला वर्ड आपको ऑपोजिट बताना है इमोर्टल का, ठीक है। हमने एक रूट वर्ड पढ़ा था मोल्ट, हमने क्या पढ़ा था मोल्ट। रूट वर्ड से जब मैंने वोकैब आपको करवा रखी है, आपको हजारों वर्ड मैंने करवा रखे हैं, मोर देन 7000 वर्ड्स आपको मैं करवा चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, डिफेंस यूट्यूब चैनल के ऊपर है। तो मोर्टल का मतलब होता है डेथ, मोर्ट का मतलब होता है डेथ, मोर्ट मीन क्या होता है, डेथ। मोर्टल होता है नश्वर, मैन इज मोर्टल और गॉड इज इमोर्टल। भगवान जो है इमोर्टल है, वो हमेशा जिंदा रहेगा, अजर अमर जिसको बोलते हैं, जो कभी ना मरे, उसको इमोर्टल बोलते हैं। इम यहाँ पे नेगेटिव प्रीफिक्स है, मोर्टल का अपोजिट क्या होता है, इमोर्टल हो जाता है। तो मोर्टल क्या है, जो हमेशा रहेगा, जो क्या रहेगा, हमेशा रहेगा, उसको इमोर्टल बोलते हैं, ठीक है। एटर्नल होगा इसका आंसर, क्या होगा, एटर्नल, ठीक है। इसको एवर लास्टिंग भी बोलते हैं, एवर लास्टिंग, जो कभी खत्म ही ना हो, जो कभी मरे ही ना, उसको एवर लास्टिंग, एटर्नल आपने सुना होगा जरूर, अच्छा वर्ड है एटर्नल, ठीक है। बाकी ये टेम्परेरी जो है, ये मोर्टल, सॉरी, इसका ऑपोजिट बताना है हमें क्या बताना है, इसका ऑपोजिट बताना है, मैंने गलत बता दिया, हमें तो इसका अपोजिट बताना। देखो मेरे से भी गलती हो गई है, ऐसे आपसे भी गलती हो सकती है, आपको बताना तो होगा एंटोनिम, आप जल्दबाजी में बता दोगे सिनोनिम, तो बिल्कुल ध्यान से करना। ये तो इसका सिनोनिम है, इमोर्टल होता है जो कभी ना मरे, तो सिनोनिम है। मैं एंटोनिम अपोजिट बताना है, अपोजिट बताना हो तो क्या होगा, टेम्परेरी हो जाएगा, टेम्परेरी, ठीक है। जिसको क्या बोलेंगे, मोर्टल भी बोल सकते हैं। इमोर्टल का अपोजिट क्या होगा, मोर्टल। आई एम अगर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम बन जाएगा। जैसे इम्पॉसिबल का एंटोनिम पॉसिबल हो जाएगा, इमेच्योर का मैच्योर हो जाएगा, वैसे इमोर्टल का मोर्टल यानी टेम्परेरी, जो टेम्परेरी है, हम लोग टेम्परेरी हैं इस वर्ल्ड में, कुछ समय के लिए हैं, बाद में हम नहीं रहेंगे। तो ये क्या होगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। मैंने जल्दी में सिनोनिम बता दिया था, वो ए वाला, ए तो सिनोनिम था, डी इसका एंटोनिम था 7 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे आपके पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके पास है, लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, ठीक है। देखो जिसको हम लिविंग में बोलते हैं, भैया आजकल लोग लिविंग में बहुत रहते हैं, आपस में शादी नहीं करते हैं लेकिन एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो बिना शादी के एक साथ रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ये खासकर NCR रीजन या जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पे चलन बहुत है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके लिए देखता है क्या वर्ड है। इसके लिए एक वर्ड है कॉन्बिनेज, कॉन्बिनेज एक वर्ड है, बिना शादी के एक साथ रहना, उसको बोलते हैं कॉन्बिनेज। आप मान लो जैसे किसी लेडी को बिना शादी आप कहीं पे रख रहे हो, ठीक है, मान लो आपकी शादी हो रखी है और एक लेडी और आपके साथ रहती है जिससे आपकी शादी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्बिनेज हो जाएगी, ठीक है। चलो उपपत्नी बोलते हैं, उपपत्नी मतलब वो पत्नी नहीं है, शादी आपने नहीं की लेकिन साथ रहती है आपके, तो क्या हम बोलेंगे उसको, कॉन्बिनेज बोलेंगे। काफ़ी खतरनाक चीज़ है, ध्यान रखना इसका। लाइनेज, अगला वर्ड है लाइनेज, लिखा हुआ है। लाइनेज का मतलब होता है पेडिग्री, लाइनेज का मतलब होता है पेडिग्री, वंशावली, वंशावली, वंश की बात हो रही है, एंसेस्ट्री की बात हो रही है। एंसेस्ट्री जो वंश होता है, जैसे हमारे दादाजी, फिर पिताजी, फिर हम और हमारे बच्चे, ऐसे वंश चला रहा है, उसको पेडिग्री, उसको एंसेस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंसेस्ट्री। अच्छा वर्ड है स्पेलिंग एरर के लिए, ये वाला वर्ड स्पेलिंग एरर में भी आता है। एंसेस्टर होता है हमारा पूर्वज और एंसेस्ट्री होता है वंश, जो वंश होता है हमारा उस टाइप से, ठीक है। चलो बाकी ये वर्ड आप देख लेना, एक पेज क्या मीनिंग है इसका, इजी वो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट, अगला जो आपके पास है, 2 क्वेश्चन आपके पास हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के। किसके हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, जिसको पैराजम्बल्ड सेंटेंस ही बोलते हैं। और ये सब प्योर आपका डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर है, आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है उस हिसाब से आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो 9th वाला आपको देखना क्या होगा। 9th वाला देखो, जब भी आप जब भी आप पैराजम्बल्ड सेंटेंस करोगे, PQRS क्यों बोलते हैं बार बार, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, सभी टाइप के एग्जामिनर्स जो हैं, जो डिफेंस एग्जाम हो, SSC एग्जाम हो या बैंकिंग एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे PQRS लिखा होता है, इसलिए लोगों की हैबिट होगी, टीचर्स की हैबिट हो गई है, उसको PQRS बोलने की हैबिट हो गई है। लेकिन वो PQRS उसका कोई नाम नहीं है, वो PQRS की फॉर्म में गिवन, इसलिए इसको PQRS बोल देते हैं। एक्चुअल में ये पैराजम्बल्ड सेंटेंस है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज है, वो हमें देखना है।
तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद वर्ब देखनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट देखना है। इस टाइप से आपको देखना है। तो ए देखो देखो भाई कैसे, अगर आप ए से स्टार्ट कर देते, अगर आप ए से स्टार्ट कर दोगे तो फॉर सम टाइम, फॉर तो प्रीपोजिशन होती है, वो तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं। ठीक है, तो विच भी ऐसे नहीं बन सकता, ये तो बीच में कोई कनेक्टर रहा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन बना होगा। ठीक है, दो जो है हालांकि, दो आपका कंजक्शन रहा होगा, दो सेंटेंस को जोड़ने काम आता है। हमें तो सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए तो क्या होगा? द वेदर बिकम्स, द वेदर बिकम्स सी से स्टार्ट होगा। सी से अगर स्टार्ट होगा तो दो ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं आपके, बी और सी कैंसिल हो चुका है। ए बचा है और डी बचा है। जब भी आप ये वाला पोर्शन करोगे, जब ये क्वेश्चन करोगे तो ऑप्शंस को ध्यान से देखना, ऑप्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन हो पाता है। ठीक है, जब अगर ये पता लगा लोगे पहला कौन सा है तो कुछ ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब दो सी से स्टार्ट हैं। अब उसके बाद देखना पड़ेगा सी के बाद क्या आएगा। द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट, द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट फॉर सम टाइम। वेदर जो है अच्छा हो गया, सुहावना हो गया, कुछ समय के लिए ठंडा हो गया। गर्मियों के टाइम की बात हो रही है, समर की बात हो रही है, समर सीजन की। तो फॉर सम टाइम दो देयर इज ए ह्यूमिडिटी इन इट विच इज ट्रबलसम, हालांकि इसमें ह्यूमिडिटी थी, वो भी क्या थी? ट्रबलसम थी, वो कष्टदायक थी। तो ऐसा होता है कई बार थोड़ी ठंडक हो जाती है लेकिन फिर ह्यूमिडिटी रहती है, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, बारिश के बाद थोड़ी चिपचिपाहट जो हो जाती है, चिपचिपाहट जिसको बोलते हैं, वो उसके अंदर वो हमें को बहुत कष्ट देती है। ठीक है, तो ऐसे हम बोलते हैं, इसका आंसर बन जाएगा डी, आंसर बन जाएगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर पाओगे। ठीक है, एंड प्लीजेंट फॉर सम टाइम, इस टाइप से आप देखोगे। दो मतलब होता है हालांकि, ये कंजक्शन है। दो या आल दो का मतलब वो होता है हालांकि, और ट्रबलसम का मतलब जो ट्रबल दे रहा है, जो हमें ट्रबल दे रहा है ज़्यादा। ये सम ट्रबल नहीं है, ये ज़्यादा ट्रबल है, ज़्यादा समस्या की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 10 नंबर भी यही क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन भी आपका यही है। 10th क्वेश्चन में आप देखोगे वही चीज़ लगानी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो बी वाला ऑप्शन, जो बी से स्टार्ट होगा वही तो प्रोनाउन है। बाकी बट कंजक्शन है, डी वैल्यू जो आपकी वर्ब है, वेल एडजेक्टिव होता है यहाँ, या वेल यहाँ पे एडवर्ब भी है। वेल स्किल्ड लिखा है तो वेल यहाँ पे एडवर्ब है, स्किल्ड के बारे में बता रहा है, स्किल्ड एडजेक्टिव है। ऐसे जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज होगी, जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा, तो क्या पी के वर्ड्स और क्या पैसेज आप किसी भी चीज़ में मार नहीं खाओगे, आप 100% उसको ठीक करके आओगे। ठीक है, चाहे कैसा भी पी के वर्ड्स आ जाए, कैसा भी पैसेज आ जाए, कैसा भी इडियम फ्रेज आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उसको 100% ठीक करके आओगे, तभी आप 20 आउट ऑफ 20 ले पाओगे। अगर आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, इतने अच्छे बेसिक्स हैं, और शुरू से आप डिफेंस से जुड़े हुए हो, आपने सारी वीडियोज़ देखी हैं ग्रामर की, वोकैब की, जो हज़ारों वर्ड्स करवा चुके हैं, पूरी ग्रामर दो 3 बार करवा चुके हैं, प्रैक्टिस करवा चुके हैं, मॉक टेस्ट पहले भी करवा चुके हैं और अब भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ही इज कैपेबल पर्सन, वेल स्किल्ड इन हिज जॉब, बट हीज रफनेस ऑफ द रस्टिक नेचर। रस्टिक अलग है, नेचर अलग है, ये गलती से इकट्ठा हो रखा है, ये कोई वर्ड नहीं है। रस्टिक अलग वर्ड है, यहाँ पे सेपरेट कर लेना है, टाइपिंग एरर है। तो रस्टिक नेचर क्या होता है? रस्टिक होता है बहुत ही खराब व्यवहार, बैड, जंगली व्यवहार, बहुत ही खराब व्यवहार जिसको बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड, अनपॉलिश्ड, उसको बोलते हैं रस्टिक। ठीक है, डी वैल्यूज हिज अचीवमेंट्स, हालांकि वो बहुत कैपेबल पर्सन है, अपनी जॉब में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो व्यवहार बहुत खराब है, जो उसकी अचीवमेंट्स को क्या कर देता है? डी वैल्यू कर देता है उनकी। अब मान लो कोई आदमी काम करने में अच्छा हो लेकिन बोलने में बहुत खराब है, मिसबिहेव करता है, तो वो वही चीज़ ये बता रहा है। अचीवमेंट जो वर्ड है वो स्पेलिंग एरर में आता है, इसकी ध्यान रखना। अचीवमेंट वर्ड में जहाँ पे आई ई आया हुआ है उसको एग्जामिनर ई आई कर सकता है, या यहाँ पे ई का ए बना देगा, ये स्पेलिंग एरर में आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो साथ साथ आपको अपनी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग करनी है, स्पेलिंग एरर भी साथ साथ देखते रहना है, कुछ सिनोनिम एंटोनिम भी साथ साथ देखते रहना है। ठीक है, डी वैल्यू क्या होता है? वैल्यू का क्या हो गया? डी वैल्यू हो गया है। एक्टिवेट से डी एक्टिवेट बनता है, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है। ऐसे हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए तो एक में ही है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ऐसे इसको पूरा समझ के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है इस समय समझने में। ठीक है, पेपर में आप आराम से कर पाओगे, और पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रन होम प्लीज, बहुत ईजी है। ये आपका पेसियोस आपको बनाना है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, काफ़ी इजी है। इम्पेरेटिव सेंटेंस,
तो जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन की बात होगी वो होता है इम्पेरेटिव। यू आर रिक्वेस्टेड टू रन होम, यू आर रिक्वेस्टेड टू रन होम, तो इसका सी आंसर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू रन होम, सी इसका आंसर बन जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर ने पेशेंट को कहा है कि पूरा रेस्ट लो, कंप्लीट रेस्ट ले लो भाई, ठीक है। चलो, डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है पेशेंट को, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा, बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। 12th वाले का क्या बनेगा? 12th वाले में ध्यान से देखना है आपको, 12th वाले में ध्यान से देखना है। चलो, ये देखो, डॉक्टर ने पेशेंट को सलाह दी है, क्या है? सलाह दी है। तो यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे आप आंसर को देखोगे तो बी भी बन सकता है और सी भी बन सकता है, बोथ आर करेक्ट। बी और सी दोनों करेक्ट हैं। हालांकि इस पीडीएफ में आंसर देखोगे बी गिवन है सेकंड वाला, लेकिन थर्ड भी सही है, ठीक है। तो सी भी इसका आंसर कैसे हो जाएगा? सजेशन, सजेस्ट और एडवाइस एक ही बात होती है। एडवाइस फर्स्ट फॉर्म है, वैसे ही सजेस्ट भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। वैसे ही सजेस्ट भी हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म में आप एडवाइज्ड या सजेस्टेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर बी भी करेक्ट है और इसका आंसर सी भी करेक्ट है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आंसर आर ए करेक्ट, दोनों आंसर सही हैं। तो बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एडवाइज्ड या सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये भी क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ऊपर डायरेक्ट स्पीच हम इनडायरेक्ट बनाना है और उसमें टू लगता है। क्या लगता है बीच में? टू लगता है। और बहुत दोनों सही हैं। आप एडवाइज यूज करो, सजेस्टेड यूज करो, एग्जाम में एक ही मिलेगा। यहाँ पे चलो दो हैं, लेकिन एग्जाम में एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो वहाँ पे एडवाइज मिलेगा, सजेस्टेड मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, हो सकता है बी वाले में गलती करने के लिए यहाँ पे जो एडवाइस एस लिखा हुआ है यहाँ पे सी लगा दे, ADVICED कर दे। वो एडवाइस तो नाउन होता है, उसका तो फॉर्म बनती नहीं है, तो वो बी वाला ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे सी होता तो फिर सी आंसर हो जाता। ऐसा मिल सकता है आपको एग्जाम के अंदर है। आपको हर एक वो चीज़ बता दी गई है जो एग्जाम में आ सकती है जिस हिसाब से। नेक्स्ट आपका है दे स्पोक इन ए लो वॉइस, फिलिंग द ब्लैंक द चाइल्ड वुडंट वेक अप, ठीक है। बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि बच्चा ना उठ जाए, सो दैट, ठीक है। दे स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। वो बोले, बहुत ही कम आवाज में बोले ताकि बच्चा उठ ना जाए, ठीक है। ऐसा ही होता है भाई, सो दैट आराम आराम से बोलना पड़ता है, सो दैट। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, कंजक्शन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है वी शैल फेल, फिलिंग द ब्लैंक आर इंडस्ट्रियस, ठीक है। जब तक हम इंडस्ट्रियस नहीं होंगे, इंडस्ट्रियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है लेबोरियस। इंडस्ट्रियस वर्ड एग्जाम में आता है आपका सिनोनिम या एंटोनिम में। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। जो हार्ड वर्किंग होता है उसको हम इंडस्ट्रियस बोलते हैं, उसको हम हार्ड वर्किंग बोलते हैं, उसको लेबोरियस बोलते हैं, उसी को एसिडुअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एसिडुअस बोलते हैं, ठीक है। एसिडुअस, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। तो इसका क्या हो जाएगा? अनलेस हो जाएगा इसका आंसर, बी इसका आंसर हो जाएगा, अनलेस वी आर इंडस्ट्रियस। जब तक हम लोग मेहनती नहीं होंगे हम क्या नहीं हो सकते, हम फेल होते रहेंगे, ठीक है। हम फेल होते रहेंगे, तो हमें अनलेस यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव बीन नोइंग, नो में आईएनजी नहीं लगता। नो हमारी स्टैटिक वर्ब है, ये आपको वर्ब टॉपिक में बताया गया है कि नो के साथ कभी आईएनजी नहीं लगता, ठीक है। तो नोविंग कुछ होता नहीं है, तो नोविंग नहीं होता तो इसमें क्या है? ए पार्ट में एरर है, ठीक है। इसमें फिर क्या बनेगा? वी हैव नोन हो जाएगा, वी हैव बीन नोविंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वी हैव नोन, वी हैव नोन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। वैसे ही बच्चों ने पढ़ रखा है कि सिंस के बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सिंस से पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। देखो भाई, देखो ये क्या बोल रहा है? देखो मैं क्या कर रहा हूँ और ऐसे ही करो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। टीचर बोलता है भाई देखो बच्चों ऐसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही तुम फॉलो करो इस चीज़ को। वो कोई मान लो कोई चीज़ करवा रहा है क्लास के अंदर, ऐसे बोल रहे हैं तो पढ़ने में अच्छा लगता है।
इस सेंटेंस में पढ़ने में कोई आपको खराबी नहीं लगी होगी, लेकिन इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब भी रिकॉर्डेड क्लास मिलती है उसमें बेनिफिट ये होता है आप लोगों को कि वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर लो, ठीक है, खुद भी ट्राई कर लो कि क्या आंसर होगा, उस हिसाब से आप उस फिर देख लो, ठीक है। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू नहीं होगा, डू एज आई डू, क्या होगा, डू एज आई डू, लाइक नहीं होगा। तो डू एज आई डू मतलब जैसे मैं करता हूं वैसे ही तुम भी करो भाई, डू एज आई डू, सी आंसर हो जाएगा इसका। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब्स, करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब्स देखना है आपको। माई ब्रदर स्मोक्स सेल्डम, माई ब्रदर सेल्डम स्मोक्स, देखो भाई क्या होगा इसका आंसर। 17th का आंसर देख लो, 17th का आंसर माई ब्रदर सेल्डम स्मोक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। माई ब्रदर सेल्डम स्मोक्स, माई ब्रदर सेल्डम स्मोक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी आंसर बन जाएगा। चलो, दोज पीपल हैव फिलिंग द ब्लैंक मनी, उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। दोज पीपल हैव ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी क्या होगा, ए लॉट ऑफ मनी होता है, वैसे लॉट्स ऑफ मनी भी हो सकता है। इसका आंसर यहाँ से सी है, लेकिन डी भी आंसर हो सकता है इसका। लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ दोनों एक ही बात है, तो इसका डी भी आंसर हो सकता है और सी भी आंसर हो सकता है। तो ए लॉट ऑफ मनी होता है बहुत सारा पैसा, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक मोर वन हैज, फिलिंग द ब्लैंक मोर वन वांट्स, ये जब हमने पढ़ा था डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव टॉपिक में हमने पढ़ा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, वहाँ पे ये चीज़ आपको बताई गई कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल दा लगता है। दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री, आगे कोई सेंटेंस आपको मिलेगा, फिर दा प्लस में कंपैरेटिव डिग्री, ऐसे आपने देखा होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे द मोर वन हैज, द मोर वन हैज, द मोर वन वांट्स, दोनों जगह आर्टिकल दा यूज होगा, दोनों जगह आर्टिकल दा यूज होगा, ठीक है। इस हिसाब से आप इसको देख लोगे, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी आंसर बन जाएगा। आई नीड ए पेंसिल प्लीज गिव मी वन, ठीक है। क्या बोल रहा है, आई नीड ए पेंसिल प्लीज गिव मी वन, यहाँ पे क्या होगा वन, ये वन किसके लिए आया है, पेंसिल के लिए आया है, ठीक है। वन जो प्रोनाउन है वो इस नाउन के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन हो जाएगा। एक पेंसिल की बात हो रही है इसलिए सम नहीं आएगा, और दोबारा पेंसिल यूज नहीं होगा, बार बार नाउन रिपीट नहीं होता, नाउन की रिपीटेशन को बचाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको देखना है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पेपर था। लास्ट में पैसेज को देख लेते हैं, लास्ट में हम जो हमारा रीडिंग कम्प्रिहेंशन है उसको देख लेते हैं ज़रा। चलो, मैनी ईयर्स एगो, पैसेज को आराम से पढ़ोगे आप लोग। मैनी ईयर्स एगो देयर लिव्ड इन इंडिया ए ग्रेट किंग कॉल्ड जहांगीर, किसकी बात हो रही है, जहांगीर की बात हो रही है। ही रूल्ड ओवर ए वेरी बिग किंगडम ऑफ और एम्पायर, बहुत बड़े किंगडम एम्पायर पर रूल करता था, इसलिए वो क्या है, एम्परर कहलाया। इसलिए क्या कहलाया, वो एम्परर कहलाया। द एम्परर वांटेड टू बी जस्ट टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स, क्या बोल रहा है, जो एम्परर है वो चाहता था जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स का मतलब सभी जो लोग हैं, उसकी जो प्रजा है उसके प्रति वो जस्ट रहे, ठीक है। जस्ट का मतलब वो न्यायपूर्ण रहे, तुरंत उनको न्याय मिल जाए उसकी जनता को। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू टाई ए बिग बेल इन फ्रंट ऑफ पैलेस, इसलिए ऑर्डर दिया उन्हें सैनिकों को कि अपने महल के सामने एक बड़ा सा बेल लगा दे, घंटा लगा दे। देन ही सेंड द सोल्जर टू एवरी पार्ट ऑफ द एम्पायर, उसके बाद उसने सोल्जर्स को हर एक पार्ट में भेजा, हर एक जगह भेजा। दे अनाउंस दैट इफ़ पीपल हैड एनी कंप्लेंट दे कुड कम टू पैलेस एंड रिंग द बेल, उन्होंने ये अनाउंस किया सोल्जर्स ने पूरे उसके राज्य में जाके, पूरे उसके किंगडम में जाके, कि जिसको भी प्रॉब्लम है वो महल के आगे जो बेल लगी हुई है, घंटा जो लगा हुआ है, उसको वो बजा सकता है, ठीक है। द एम्परर हिमसेल्फ वुड लिसन टू देयर कंप्लेंट्स, एम्परर खुद उनकी कंप्लेंट्स को सुनेगा और उनका सॉल्यूशन करेगा। ही वुड गिव देम जस्टिस, और वो उनको क्या देगा, जस्टिस देगा, न्याय देगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है। तो ये इजी सा पैसेज है, इसका हम पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जहांगीर वॉज कॉल्ड एन एम्परर बिकॉज, जहांगीर जो है उसको एम्परर क्यों कहा गया, साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि क्या था
ही रूल्ड ओवर ए वेरी बिग किंगडम, क्योंकि बहुत बड़े किंगडम पे एम्पायर पे रूल करता था, इसलिए उसको क्या बोला गया, एम्परर बोला गया। बी आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द डिजायर ऑफ जहांगीर, डिजायर क्या थी उसकी, टू बी जस्ट टू हिज सब्जेक्ट, ठीक है, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो उसकी लोग हैं, जो उसकी प्रजा है, जिसके ऊपर वो रूल कर रहा है, उनको न्याय दे सके, ये उसका विश थी, डिजायर थी, इच्छा थी। नेक्स्ट है द सोल्जर्स, सोल्जर्स कहाँ पे गए, सोल्जर्स ने क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया, टाई ए बिग बेल इन फ्रंट ऑफ पैलेस, महल के सामने, पैलेस के सामने उन्होंने एक बड़ा सा बेल लगा दी, एक बड़ा सा घंटा बांध दिया वहाँ पे। चलो, कंप्लेंट मीन्स, कंप्लेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्शंस, कंप्लेंट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्शंस होता है। इजी सा था ये काफ़ी, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, इस सिनोनिम है। पैसेज के अंदर एक वर्ड जरूर ऐसा मिलेगा जो आपका वोकैब बेस पे होगा, जिसमें आपको सिनोनिम पूछ लेगा मोस्टली, या एंटोनिम भी पूछ सकता है, लेकिन सिनोनिम ज़्यादा पूछता है। कई बार पैसेज की थीम पूछता है, इसमें कुछ ऐसा थीम वाला था नहीं, मेन आइडिया कुछ था नहीं, इसलिए नहीं पूछा गया। तो पैसेज को आराम से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, मैक्सिमम जितने पैसेज की प्रैक्टिस करोगे, आराम से आप पैसेज के 4 के 4 क्वेश्चन कर पाओगे। पैसेज में ही बच्चों को दिक्कत आने की संभावना रहती है, उनके मन में ऐसा रहता है। तो जितने ज़्यादा रीडिंग हैबिट्स होंगी तो पैसेज सबसे आसान मुझे लगता है। अगर आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाओगे, डेली 2-3-4 पैसेज पढ़ोगे कहीं ना कहीं से, अलग अलग बुक से, या किसी को स्कूल की बुक है, कम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से आप मौका मिले पैसेज जरूर पढ़ो। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज करो मैक्सिमम, आप आराम से जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज है, प्रेजेंबल सेंटेंस है और पैसेज के क्वेश्चन कर पाओगे। साथ साथ वोकैब है, ग्रामर है, उनका रिवीजन करते रहो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहो। सॉल्यूशन आपको 8 नंबर जो टेस्ट आपका हुआ था अकेडमी, उसका मिल गया है, ठीक है, और 9th जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन फिजिक्स और मैथ का मिल चुका है। इंग्लिश का भी आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। तो क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें, अगर कुछ कमी है तो बताएं, ताकि अगली क्लास में उसको कमी को भी हम कुछ दूर कर सकें और आपके लिए और बेटर वीडियो बना सकें और अच्छे कंसेप्ट आपको डिलीवर कर सकें, और आपका जो टारगेट है एयरफोर्स में एयरमैन बनने का, उसको हम पूरा कर सकें। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इस बार सिलेक्शन ज़रूर लेना है। फेज़ 2 में आपका वेलकम रहेगा डिफेंस गुरुजी में, चाहे वो जीडी हो, फिजिकल गाइडेंस हो, मेडिकल गाइडेंस हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको पहले भी डिफेंस गुरुजी ने दिया है फेज़ 2 के लिए, इस बार भी देगा। तो पेपर को अच्छे से क्लियर कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए पेपर 1 में 18 से 24 जनवरी के बीच, और फिर आपका वेलकम है फेज़ 2 के बैच में डिफेंस गुरुजी में, भिवानी हरियाणा में। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।